Hello and good morning to you all. This is Karishma Shukla. Today we are going to learn in our subject estimating and costing. Our unit is valuation and our topic is fixation of rent and valuation of land. दो टॉपिक है अपने. सो पहले अपन देखते हैं फिक्सेशन ऑफ रेंट. सो फिक्सेशन ऑफ रेंट के केस में पहला पॉइंट क्या आता है अपना, मतलब इसको मैंने पॉइंट्स के बेसिस पे लिख के बताया है आपको. सो आप चाहो तो पैराग्राफ के फॉर्म में भी बता सकते हैं. सो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं अपन. द रेंट ऑफ अ बिल्डिंग इज फिक्स्ड अपॉन द बेसिस एट सर्टेन परसेंटेज ऑफ एनुअल इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल कॉस्ट एंड ऑल पॉसिबल एनुअल एक्सपेंडिचर आउट गोइंग. अब फर्स्ट पॉइंट में अपन क्या बोल रहे हैं कि आप क्या कर सकते हैं, जो आपकी कैपिटल कॉस्ट, आपने टोटल कॉस्ट जो निकाली है उसका पर ईयर एक पर्टिकुलर परसेंटेज जो आपका एनुअल इंटरेस्ट के तौर पे, कि आपको अगर ये बिल्डिंग पे इंटरेस्ट मिलना चाहिए तो वो कितने परसेंटेज के बेस पे मिलेगा, वो निकाल सकते हैं. एज वेल एज जो आपके एक्सपेंडिचर आउट गोइंग पे हो रहा हो, मतलब आपकी और भी खर्चे होंगे जैसे वाटर सप्लाई, आपकी इलेक्ट्रिक और कोई भी अदर जो आपका अदर इस टाइप के खर्चे हैं, उन सब चीज़ों को ऐड ऑन करके भी आप रेंट ऑफ बिल्डिंग फिक्स कर सकते हैं. सेकेंड पॉइंट में क्या है, द कैपिटल कॉस्ट इंक्लूड्स द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, द कॉस्ट ऑफ सैनिटरी एंड वाटर सप्लाई वर्क एंड द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन एंड अल्ट्रेशन इफ एनी. और कैपिटल कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए, पहले तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, जो आपकी बिल्डिंग है उसका आपने कितना पे किया है वो. नेक्स्ट सैनिटरी अप्लाइंसेस अगर आपने प्रोवाइड किए हैं या उसके लिए कोई एडिशनल आपने दे रखा है वो. वाटर सप्लाई वर्क, जो भी आपने कनेक्शन दे रखा है वाटर सप्लाई के लिए वो. इसके अलावा कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन, ये जितने भी आपने इलेक्ट्रिसिटी के लिए इंस्टॉलेशंस के लिए पॉइंट्स दे रखे हैं, आप बोर्ड्स वगैरह जो कुछ भी दे रखे हैं या फिर आपने कोई अप्लाइंस प्रोवाइड कर रखा है वो सारी चीज़ें. और इसके अलावा भी अगर आपने कुछ और एडिशनल चीज़ें प्रोवाइड कर रखी हैं तो उन सब को आपको ऐड ऑन करके कैपिटल कॉस्ट निकालनी है. अब थर्ड पॉइंट में क्या है, द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑल्सो इंक्लूड्स द एक्सपेंडिचर ऑन द फॉलोइंग. मतलब कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन में क्या क्या रहता है, फर्स्ट पॉइंट में क्या है, रेसिंग, लेवलिंग एंड ड्रेसिंग ऑफ साइट. आप देखिए कई बार क्या होता है, आपकी जो ज़मीन है वो गड्ढे में होती है, मतलब कई लोगों को गड्ढे वाली ज़मीन मिलती है, तो आपके पास ऑप्शन क्या होता है, या तो आप ग्राउंड में बेसमेंट बना लो या फिर आप उसकी फिलिंग करवा दो. ठीक है, तो जब अपन उसको रेस करते हैं ग्राउंड लेवल को, उसको क्या बोलेंगे अपन, रेसिंग, है ना. इसके लिए अपन प्लिंथ लेवल बनाते हैं. प्लिंथ लेवल तक आपकी जो रोड है, रोड से आपके घर की हाइट ऊंची रहती है हमेशा, तो वो प्लिंथ बीम के हिसाब से रखा जाता है. अपन ने प्लिंथ बीम के हिसाब से एक प्लिंथ लेवल दे रखा है. नेक्स्ट इसी के हिसाब से ड्रेसिंग ऑफ साइट. अगर आपकी साइट इन केस आपकी साइट उस कंडीशन में नहीं थी कि उस पर तुरंत कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया जाए, तो आप सबसे पहले उसकी क्लीनिंग कराते हैं और बाकी सारी चीज़ें इंक्लूड करते हैं. वो सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, ड्रेसिंग ऑफ साइट पे. सेकेंड पॉइंट है कंस्ट्रक्शन ऑफ कंपाउंड वॉल्स, फेंसेस एंड गेट. आपने देखा होगा जितनी भी बिल्डिंग्स है, जितने भी अपार्टमेंट बनते हैं, उसके आउटर बाहर की बाउंड्री वॉल अपन बोलते हैं, ज़्यादातर कॉमन लैंग्वेज में बोला जाए तो बाउंड्री वॉल बोल देते हैं. सो उसको क्या बोलते हैं एक्चुअल में, कंपाउंड वॉल. वो कंस्ट्रक्ट करना वो एक एक्स्ट्रा खर्चा है, आपको अलग से करना पड़ता है, या फिर आप उसकी जगह पे फेंस लगा सकते हैं, फेंस का भी ऑप्शन होता है. और इसके अलावा आने जाने के लिए एक आप एंट्री गेट प्रोवाइड करते हैं, मेन गेट जिसको आप कह सकते हैं, वो गेट्स. ये सारी चीज़ें भी आपके कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के अंदर आएगा. इसके अलावा स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज, आपकी जो वाटर रेनी सीजन के दौरान जो आपका वाटर, जो एक्स्ट्रा वाटर आपके रूफ में भरता है या आपके और सारी जगह पे फिलअप होता है, उसको निकालने के लिए भी आपको एक ड्रेन सिस्टम देना पड़ता है. तो वो ड्रेन सिस्टम कौन सा रहेगा, वो भी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए भी आपको एडिशनली खर्चा करना पड़ता है. फोर्थ पॉइंट में अपने पास क्या है, अप्रोच रोड्स एंड अदर रोड्स विद इन द कंपाउंड. मतलब कई बार आपने देखा होगा बहुत बड़ा एरिया होता है. फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, 2-3 एक साथ बड़े बड़े अपार्टमेंट्स खड़े कर दिए,
या फिर आपने एक छोटी सोसाइटी बना दी सिंगल प्लेक्स की, डुप्लेक्स की, तो उसमें केस में क्या करना पड़ता है आपको, उनके कॉलोनीज़ के अंदर ही आपको रोड प्रोवाइड करनी पड़ती है। और इस केस में क्या होता है, जो आप रोड प्रोवाइड करते हैं, अप्रोच रोड्स, या फिर आप गार्डन बनाने के लिए कोई अदर रोड प्रोवाइड कर रहे हो, या गार्डन तक जाने के लिए कोई आपने सिंपल से इंटरलॉकिंग टाइल्स के थ्रू ही कोई रोड बना दी, तो वो सारी रोड्स जो होंगी वो भी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के अंदर ही आ जाएंगी। अब नेक्स्ट 4th पॉइंट देखते हैं। नेट रिटर्न इज़ वर्कड आउट बेस्ड ऑन, पहला किस पे रहता है ये, कैपिटल कॉस्ट या ईयर परचेज के ऊपर। इफ़ द कैपिटल कॉस्ट इज़ नॉट नोन दिस मे बी वर्कड आउट बाय एनी मेथड ऑफ वैल्यूएशन। अगर आपको कैपिटल कॉस्ट नहीं पता है तो इसके पहले जो अपन ने मेथड्स पढ़ी इसके प्रीवियस लेक्चर में, वो मेथड्स में से किसी भी मेथड से आप वैल्यूएशन निकाल सकते हैं। द ओनर एक्सपेक्ट्स about 2% higher interest than the prevalent interest to cover up the risk of his/her investment। अब एक चीज़ मुझे देखिएगा कि अपन कभी भी कोई बिल्डिंग रेंट पे उठाते हैं तो आप जब भी उठाएंगे तो वो क्या करेगा, अगर उसको 12,000 में रेंट देना है तो वो हमेशा क्या कोशिश करेगा कि उसका रेंट हमेशा इंक्रीज़ हो, ना कि डिक्रीज़ हो। तो वो आपको हमेशा 12,000 से ऊपर ही की कोशिश करेगा, फिर चाहे 13 करे चाहे 12.5 करे, लेकिन आपको हमेशा वो ज़्यादा की देने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको हमेशा एक रिस्क अमाउंट, मतलब जैसे आप चले गए और आपके बाद बिल्डिंग की हालत ख़राब हो गई या कोई अदर उसमें डैमेज आ गया है, तो उस केस के लिए भी उसको क्या करना पड़ता है, बैकअप लेके चलना पड़ता है। इसलिए वो बिल्डिंग के रेंट हमेशा इंक्रीज़ करके आपको देता है। नेक्स्ट इसी में देखिए, टू दिस नेट रिटर्न all possible expenditures on outgoings are added to get gross annual rent। अब ग्रॉस एनुअल रेंट आपका बेसिकली जितना भी आपका नेट इनकम हो, नेट रेंट हो, मतलब जो आपने फिक्स कर लिया कि हाँ 12,000 आपने फिक्स कर लिया रूम का रेंट है, उसके अलावा आउटगोइंग्स में आपका जो मेंटेनेंस चार्ज है, लिफ्ट वगैरह यूज़ करने का चार्ज है, वाटर सप्लाई का चार्ज है, या रिपेयर और वगैरह किसी चीज़ रिपेयर मेंटेनेंस का चार्ज है, वो इंक्लूड हो जाएगा। लाइट बिल, वाटर बिल और भी बहुत सारी आउटगोइंग्स हैं, ये सारी चीज़ें इसमें ऐड ऑन होगी आपके रेंट के बाद। फिर फाइनल आपका वो ग्रॉस रेंट कहलाएगा, जो आपका फाइनल वैल्यू है रेंट की। तो इस तरह से अपन वेरियस मेथड्स, अपने पास बहुत सारे पॉइंट्स आ गए, बहुत सारे तरीके आ गए जिससे अपन रेंट की वैल्यू फिक्स कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं वैल्यूएशन ऑफ लैंड। वैल्यूएशन ऑफ लैंड, बेसिकली वैल्यूएशन ऑफ लैंड बहुत नीडेड चीज़ है। क्यों? क्योंकि आपको कोई भी लैंड एरिया ख़रीदते हैं तो आपने देखा है कुछ जगह पे लैंड एरिया का रेट कैसा होता है, स्क्वायर मीटर में बेसिकली देते हैं। तो स्क्वायर मीटर के केस में अपनी लैंड एरिया किस पे डिपेंडेंट है, नियर बाई लोकेशंस पे। जैसे एयरपोर्ट के नियर बाई है, रेलवे स्टेशन के नियर बाई है, या कोई मार्केट एरिया के नियर बाई है, तो उस केस में उस लैंड की कॉस्ट बहुत ज़्यादा हायर होगी कंपैरेटिव टू जो आपकी शहर से थोड़ा सा आउट में है, या आपके लैंड एरिया जो मार्केट से थोड़ा आउट में है, उसके कंपेयर में उस जगह का रेंट उस जगह की लैंड का जो वैल्यू है वो कम होगा। जैसे अगर आप जयपुर की बात की जाए तो मेन लोकेशंस जो हैं इसकी, कोई भी लोकेशंस आप ले लीजिए, नियर बाई एयरपोर्ट एरिया या फिर नियर बाई मार्केट एरिया, उन लोकेशंस पे ज़मीन की कॉस्ट बहुत हायर है कंपैरेटिव टू आउटर एरिया। जैसे जयपुर से आप थोड़ा और बाहर चले जाइए, जहाँ पे आपके मेन हाईवे वगैरह तो है, लेकिन क्या चीज़ है कि शहर से थोड़ा सा डिस्टेंस पे है, उस केस में वहाँ का जो ज़मीन की कॉस्ट है वो यहाँ के कंपेयर में कम है। सो इसके लिए भी अपने पास क्या है, 3 मेथड्स दे रखी हैं। 3 मेथड्स के नाम क्या है? पहला, वैल्यूएशन ऑफ लैंड इज़ डन बाय वन ऑफ दिस 3 मेथड्स एज वेयर एप्लीकेबल, मतलब जो सी मेथड जहाँ एप्लीकेबल हो आप वहाँ यूज़ कर सकते हैं। पहली मेथड है कंपैरेटिव मेथड, सेकेंड मेथड है बेल्टिंग मेथड, थर्ड मेथड है हाइपोथेटिकल बिल्डिंग स्कीम्स। अब इन तीनों मेथड्स को अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इस क्लास में आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू।